नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत अभी से गर्मा रही। फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों में कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा है जो कि वाकई तमाम सवाल खड़े करता है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि 15 अगस्त से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। वहीं जेडीयू से नीतीश कुमार की भी बातें चल रही है यात्रा पर निकलने की। तो क्या लगता है, आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? नहीं, यात्रा तो राजनीतिक पार्टियों की जो भी होती है वो सियासी यात्रा ही होती है। यात्रा करनी भी चाहिए, यात्रा का प्रभाव भी होता है। अगर यात्राओं के माध्यम से आप जन भावनाओं के साथ अपने को जोड़ते हैं, जन संवाद करते हैं, जनता की समस्या से अवगत होते हैं और अपनी बात जनता को बताते हैं, समझाते हैं, अपने मुद्दे को लेकर के, अपने इश्यूज को लेकर के अगर जनता से कनेक्ट होते हैं तो मैं मानता हूं कि ठीक है, ये एक सकारात्मक पक्ष है। लेकिन जो अभी बिहार में एक सियासी बवाल मचा हुआ है, तो सबके सामने है। एक तरफ आरजेडी सड़क पर उतर रही है, कह रही है कि हम किसी भी कीमत पर 65% आरक्षण लेकर के रहेंगे। जो आरक्षण का बिल विधानसभा से पास हुआ था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद, वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार बैकफुट पर है। सरकार कह रही है कि अगर कोई कोर्ट निर्णय ले रही है तो कोर्ट के निर्णय को तो हमें मानना होगा। ठीक है, अगली सुनवाई सितंबर में होगी, हम उस फैसले का इंतजार करेंगे। तो दोनों अपने अपने तरीके से सियासी वार पलटवार कर रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष अपने को डिफेंड कर रही है कि मैं जो कर सकता था वो तो मैंने किया, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई उस पर निर्णय लेती है तो उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं। या जो विपक्ष कह रही है कि क्यों नहीं आपने इसको 9वीं अनुसूची में डलवाया। अगर 9वीं अनुसूची में डलवाते तो तमिलनाडु की तरह बिहार भी इसका लाभ उठा लेता या बिहार को भी इसका लाभ मिल जाता। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, सरकार चाहती नहीं थी। 9वीं अनुसूची का भी सरकार दे रही है कि कोर्ट उसको भी इंटरप्रेट कर सकती है और मैंने उसके लिए भी आग्रह किया है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। लेकिन जब ये प्रावधान ही 2012 के बाद खत्म कर दिया गया है तो फिर इसमें मैं कर सकता हूँ। तो दोनों के अपने अपने सियासी वार हैं, सियासी पलटवार हैं। कोई ऑफेंसिव है, कोई डिफेंसिव है। तो बिल्कुल आपके सवाल मौजूद हैं कि क्या ये यात्रा सियासी यात्रा होगी या जनता के जन सरोकार से जुड़े सवालों का सोल्व भी ये लोग करेंगे, सवालों का हल भी इस यात्रा के माध्यम से ढूंढेंगे। तो जो लग रहा है सूझ है। अब 15 अगस्त की बात आप कर रही है तेजस्वी यादव की, तो विपक्ष को तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर फेलियर दिख रही है, कमजोर दिख रही है, अगर भ्रष्टाचार है जिसका एक बेहतर नमूना है लगातार पुलों का ध्वस्त हो, ठीक है, जिसके खंड में भी वो पुल बने थे, लेकिन मेंटेनेंस पॉलिसी तो आपके हाथ में थी, आपने अगर उसको मेंटेन नहीं किया तो वो दृश्य सबके सामने। तो सत्ता पक्ष के सामने अपने को डिफेंड करने का और विपक्ष के सामने घेरने का, देखते हैं इस सियासी यात्रा का क्या फलसफा निकलता है। जी बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि अगर देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव तो फुल तैयारी में है, खास प्लानिंग है उनकी। तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं, मेंटेनेंस, भ्रष्टाचार जैसे कि पुल वगैरह गिरे उसका मुद्दा उठा रहे हैं। तो ऐसे में इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है। तो सत्ता पक्ष जो है कैसे इसका जवाब देंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी चुनी हुई सरकार है, उसकी जिम्मेवारी तो बनती है ना कि वो जनता को सुरक्षा, और अगर हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट, चोरी, डकैती की घटनाएं अगर बढ़ी तो जनता को इस बात को अगर विपक्ष कनेक्ट करेगा जनता को या इस संवाद के माध्यम से उनको समझाएगी कि क्या इस सरकार, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यह सरकार आपको सुरक्षित रख पाएगी, इसका असर तो पड़ेगा। सरकार अपनी कार्रवाई की दुहाई देती है कि हाँ हम कार्रवाई तो करते हैं,
तो कार्रवाई तो दूसरा पार्ट है ना, पहला पार्ट है कि आप उसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपराधिक घटनाएं रुक क्यों नहीं पा रही है, अपराधियों का मनोबल क्यों नहीं इतना बढ़ा हुआ है। तो ये लेकर के विपक्ष अगर हमलावर होती है तो डिफेंड करने के पार्ट कम होंगे सत्ता पक्ष के। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा ना कि गांव गरीब खेत खलिहान के लोग जब वो ब्लॉक स्तर पर आते हैं, जिला स्तर पर आते हैं, और जब भी कोई काम के लिए उनको मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है तो उस व्यवहारिक समझ से तो वो परिचित है ही ना कि अब व्यवस्था जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और विपक्ष अगर उसको धार दे कि क्या आप चाहते हैं कि वैसे व्यवस्था में आप रहें जहां ब्यूरोक्रेट्स हावी हों और किसी की न सुनी जाए, जनप्रतिनिधियों की कोई बात नहीं रह जाए और बस बिना मुट्ठी गर्म किए हुए आपका कोई काम नहीं होगा, तो ये बातें तो जनता को करेक्ट करेगी। सरकार सफाई देने की कोशिश करेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो यात्रा के माध्यम से दोनों के अपने अपने दाव होंगे। नीतीश कुमार तो यात्रा करते ही रहते हैं, अलग अलग नाम से यात्रा करते हैं। तेजस्वी जी ने भी इसको आभार यात्रा का नाम दिया है कि हम आभार यात्रा करेंगे, जो इस बार हमको लोकसभा में हम सुनने पर आ गए थे, एक ही सांसद कांग्रेस के जीत पाए थे। इस बार इंडिया गठबंधन के 9 सांसद जीत करके गए हैं। अगर 40 लोकसभा की सीटें हैं तो 9 सांसद इंडिया गठबंधन के हैं, एक पप्पू यादव ने लगी। तो हम आभार, लेकिन वो सबसे बड़ा मुद्दा जो गरमाएंगे, जिसका लाभ इनको 2015 के चुनाव में मिला था, वो रिजर्वेशन का, उसको ये पूरी तरह से गरमाने की कोशिश करेंगे कि ये जो एनडीए की सरकार है, जो बिहार में भी है और केंद्र में भी है, आखिर ये रिजर्वेशन आपका नहीं दिलाना चाहती है, हितैषी नहीं है। और कह भी रही है आरजेडी कि अगर सरकार के वकील, सरकार के प्रतिनिधि ठीक से पक्ष रखते तो शायद हाईकोर्ट इनके इस निर्णय को अस्वीकार नहीं करती। और सुप्रीम कोर्ट तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को ही एक मान लिया कि नहीं वो ठीक है, हम उस को निरस्त नहीं कर सकते हैं। एक तरह से हाईकोर्ट के ऑर्डर को वहीं उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब रह गई बात कि सितंबर की सुनवाई में क्या होती है नहीं होती है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा करवाएगा। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आया है कि कोटे में कोटे, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्रीमी लेयर की भी समीक्षा होनी चाहिए कि जो लोग आरक्षण में लाभान्वित हो चुके हैं उन लोगों को फिर आखिर इसकी जरूरत क्या है। जो लोग बच गए हैं, जिनको अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है, आखिर उन लोगों को लाभ क्यों नहीं मिला। तो आरक्षण के मुद्दा को गरमाने की कोशिश आरजेडी खास करके करेगी। जनता कितना कनेक्ट होती है नहीं कनेक्ट होती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन रिजर्वेशन का मुद्दा ये उठाएंगे और सत्ता पक्ष इसको अपने तरीके से डिफेंड करेगा। जी डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो आरजेडी महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, ये लोग लगातार एनडीए के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर गौर फरमाया जाए तो तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र में मौजूद नहीं रहे और वो लगातार ये मुद्दा भी उठा रहे हैं। तो क्या लगता है आप, इसका भी बुरा प्रभाव पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। भाई विपक्ष का नेता सदन के सत्र में अनुपस्थित हो तो ये तो लगता ही है ना कि विपक्ष के नेता कितने गंभीर हैं जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के। आखिर सरकार को विपक्ष कहाँ घेरती है? सदन में ही तो। विभागीय मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य कहाँ होते हैं? सदन में ही तो। और विपक्ष के नेता ही जब गायब तो ये तो माना जाएगा कि ये गंभीर नहीं है। पूरा मानसून सत्र, वो अभी महत्वपूर्ण सत्र, उस सत्र में कई जरूरी विधेयक पास हुए और प्रतिपक्ष के नेता गायब हैं। एक सदस्य की सदस्यता इनकी चली गई इसी सत्र में, जो विधान परिषद के सदस्य थे, और सदन में प्रतिपक्ष के नेता गायब हैं। तो जनता तो देख ही रही है ना। अब तो डिजिटल युग है, गांव के लोग भी अपने स्मार्टफोन पर वो कार्यवाही को देखते रहते हैं। हम और आप बात कर रहे हैं, इस संवाद को भी वो सुनते रहते हैं। तो क्या जनता को ये नहीं पता है कि जो हमारी आवाज बन करके प्रतिपक्ष के रूप में नेता है वही सदन से गायब है, तो आखिर हमारी बात कौन करेगा?
सरकार क्या करती है? सरकार तो पल्ला झाड़ लेती है और अपनी उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन विपक्ष के नेता ही तो उनकी कमजोरियां गिनाते हैं कि जनता ने इसलिए आपको मैंडेट नहीं दिया था, इसलिए नहीं सत्ता सौंपी थी कि आप जनता को उपेक्षित कर दीजिए और केवल ब्यूरोक्रेट के माध्यम से आप सत्ता का संचालन कीजिए। जन सरोकार के मुद्दे गायब कहाँ हो गए? अब सोचिए बिहार जैसे राज्य में जिसमें अभी रोकने का भी काम नहीं हुआ है, वर्षा जितनी होनी चाहिए, जितना मिलीमीटर वर्षा की जरूरत है, उसकी आधी वर्षा भी नहीं हुई है। 32 से 33% वर्षा कम हुई है। तो सिंचाई का सवाल जो तेजस्वी जी करते थे, दवाई का सवाल, पढ़ाई का सवाल, दवाई का सवाल, ये सारे सवाल कहाँ उठाते? सदन में ही, और सदन से अनुपस्थित है। तो अब इनकी अनुपस्थिति का क्या बहुत बड़ा कारण है मुझे नहीं पता है, ये तो जनता को बताएंगे कि आखिर मैं सत्र में क्यों अनुपस्थित रहा। लेकिन हाँ, प्रतिपक्ष का अनुपस्थित रहना जनता को छूट है ही ना कि हमारे सवालों को लेकर के अगर ये गंभीर होते तो शायद अनुपस्थित नहीं होते। डॉक्टर साहब, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि वो कई बैठकों में भी शामिल नहीं हुए, तो क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि महागठबंधन के अंदर खाने में ही कुछ चल रहा है? अरे खबरें तो इस तरह की है कि कुछ इस तरह की बातें भी है कि कुछ कोऑर्डिनेशन का अभाव है, और तेजस्वी यादव गठबंधन की बैठक को छोड़ दीजिए, जिसमें महत्वपूर्ण बैठक में अपनी पार्टी के भी कार्यक्रमों में शामिल इधर नहीं हो रहे हैं। तो इसको लेकर के भी लोगों के मन में सवाल है। कह रहे थे कि शायद वो लोअर बैक पेन से थोड़ा पीड़ित है, प्रभावित है। तो आखिर बैक से पीड़ित है, तो जब वो लौटे तो उन्होंने खुद कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर लौटा हूँ और मैं पद यात्रा पर निकलूंगा। तो अगर इस तरह की बात वो कर रहे हैं तो आखिर बैठकों से वो अपने को क्यों किनारे कर लेते हैं? कुछ तो अंदर खाने में चीजें हैं जिसको सार्वजनिक वो करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेकर के जहाँ नीतिगत फैसले होते हैं, जहाँ पर राज्य की पॉलिसी तय होती है, अब उन बैठकों में बैठ करके या तो आप अपनी सहमति दर्ज करते या आपत्ति दर्ज करते, लेकिन उन बैठकों में शामिल न होना एक सवाल तो आपके ऊपर भी है कि आखिर उन बैठकों से आप क्यों अनभिज्ञ रहते हैं या उन बैठकों में आप शामिल क्यों नहीं होना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल एक तरह से उदासीन हो गए हैं जनहित और जनता के सवालों को लेकर। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में पप्पू यादव ने, पूर्णिया से सांसद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पे सोचना चाहिए। वो इशारा अकेले चुनाव लड़ने के लिए कह रहे थे, विधानसभा चुनाव आने वाला। तो क्या लगता है कहीं एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी में भी नहीं बन रही है बात, या फिर ये पप्पू यादव का अपना ओपिनियन था? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये पप्पू यादव जी का ही ओपिनियन है, क्योंकि आप पूरी तरह से इस बात से अवगत हैं कि पप्पू यादव अपनी पूरी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में करा दिया। विलय कराने के बाद वो लालू प्रसाद जी के पास गए। वो विजुअल सबने देखा कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव से उनकी कैसे मुलाकात होती है, तेजस्वी यादव उनको कैसे सी ऑफ करने जाते हैं, और जब टिकट देने की बात होती है तो वो अड़ जाते हैं, कहते हैं कि बीमा भारती वहां लड़ेगी, और कांग्रेस चुप्पी लगा जाती है। जो कांग्रेस एक पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं दिला सकती है, क्या लगता है कि वो कांग्रेस आरजेडी से दूरी बना लेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। और इसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सीधे सीधे प्रभावित होते हैं लालू प्रसाद जी से। तो लालू प्रसाद जी, और कहा जाता है कि जो इनके शीर्षस्थ नेता हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, जब तक उनके मन में इस तरह के कोई भाव नहीं आएंगे कि ठीक है हम हारे जीते, कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, देखेंगे परिणाम क्या होगा। अभी देखिए ना, लोकसभा में ही 4 सीटें आरजेडी जीती है और 3 सीट कांग्रेस जीत गई है, और 1 सीट अगर पप्पू यादव को भी जोड़ लिया जाए तो 4 सीट। पप्पू यादव अभी तक तो कांग्रेस को ही निर्दलीय होते हुए भी उनका समर्थन तो कांग्रेस के साथ ही है, उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया है। तो 4 सीट पर अगर आरजेडी है, कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ी? तो 4 सीट जीती। और कितने कांग्रेस के हिस्से में सीटें दी गई? वो अभी 3 सीट जीत गई, पप्पू यादव को जोड़ लीजिए तो 4 सीट जीत गई। तो कांग्रेस का समर्थन तो है ही बिहार में ना, लेकिन क्या कांग्रेस हिम्मत दिखाएगी? कांग्रेस इस तरह का निर्णय ले पाएगी कि हम अकेले लड़े? अगर हिम्मत दिखाएगी तो
निश्चित रूप से परिणाम उनके पक्ष में आए ना आए, एक लोगों का तो विश्वास बढ़ेगा कांग्रेस के प्रति। एक विकल्प के रूप में कांग्रेस भी है, लेकिन अगर इनके सर्वे सर्वा जो है आला कमान जिनको, अगर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लालू प्रसाद से प्रभावित हो जाएंगे, तब तो शायद कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता हों या पप्पू यादव जी हों, उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर वो दोनों मिलकर के, लालू प्रसाद जी और सोनिया जी मिलकर के तय कर लेंगी कि बिहार में हमें क्या करना है। तो पप्पू यादव का बयान कोई ऐसा बयान नहीं है जिसमें कांग्रेस की ताकत बढ़ाने की बात वो कह के कोई कांग्रेस के साथ वो कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस को करेंगे, एक बार आप भी आजमाइए अपनी ताकत, आपके साथ भी लोग खड़े हैं, विकल्प की तलाश में है। और वो प्रशांत किशोर की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे थे कि रुपौली में अभी तुरंत विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव हुआ है, और वहां पर कैसे लोगों ने इंडिया गठबंधन को भी नकारा और इंडिया गठबंधन को भी नकारा, और शंकर सिंह को लोगों ने चुनाव जिता दिया जो लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ती है बिहार में, तो कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करके दिखाएगी। ये पप्पू यादव का है, लेकिन क्या पप्पू यादव की सलाह को मानेंगी सोनिया या राहुल गांधी मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो फिर पप्पू यादव जी के सलाह का कोई मतलब नहीं। मानेंगे तो मानेंगे कि हाँ एक अच्छी सलाह इन्होंने दी, और कांग्रेस ने भी माना कि हाँ हमें लड़ना चाहिए बिहार। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि देखा जाए तो विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों अपने अपने तैयारियों में लगे हुए, लेकिन इस बीच जो तीसरा मोर्चा है वो भी काफी एक्टिव दिख रहा है। प्रशांत किशोर की बात कर ले या ओवैसी की पार्टी की बात कर ले, दोनों अपना जनाधार को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है बिहार का सियासी समीकरण क्या होने वाला है? क्या फायदा इन लोगों को हो जाएगा? विकल्प देने का फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ भाई ओवैसी जी की पार्टी ने तो सीमांचल में पिछली बार 6 सीटें जीत ली थी ना। ठीक है, भले वो आरजेडी ने 5 उनके विधायकों को तोड़ दिया, तो एक छटपटाहट तो विकल्प की है, और उस विकल्प में ओवैसी जी भी स्पेस तलाश रहे हैं। जब सारे दलों को लोग देख लेते हैं और लगता है कि हमारे हिस्से में तो कुछ आने वाला नहीं है, तो जरा ये कुछ कह रहे हैं अच्छी अच्छी बातें, एक बार इन पर भरोसा करके देख लेते हैं। तो वैसे में तो उन पार्टियों को भला हो सकता है, लाभ हो सकता है। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम भाई बिहार से पलायन को रोक दें, अगर हमारी सरकार आई तो हम पलायन का दंश झेलता हुआ जो बिहार है उसको हम उस पर एकदम रोक लगा दें। शिक्षा और चिकित्सा के लिए बिहारियों को बाहर नहीं जाने दें। बिहार अगर शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाए, चिकित्सा के लिए बाहर नहीं जाए, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाए, इसका मतलब कि बिहार में बेहतर संभावना हो जाएगी शिक्षा की, चिकित्सा, रोजगार की। अगर जनता को लगेगा कि जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या वास्तव में ये रोजगार की कोई व्यवस्था करेंगे, चाहे वो कृषि क्षेत्र का रोजगार हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोजगार हो, क्या ब्लूप्रिंट है इनका? भाई 2 अक्टूबर को तो इनकी पार्टी का गठन होने वाला है, वो ब्लूप्रिंट जरा समझ लें। रोटेशन वाइज अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, क्या हर 1 साल पर एक अध्यक्ष होंगे और 1 साल के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, पार्टी के दूसरे अध्यक्ष हो जाएंगे। 131 व्यक्तियों को उन्होंने कहा है कि आप पार्टी का संविधान बनाइए, लिखिए, और बड़ी संख्या में जो बुद्धिजीवी हैं उनको वो जोड़ रहे हैं या उनसे जुड़ रहे हैं। उसमें कर्पूरी ठाकुर जी की पुत्री डॉक्टर ज्योति भी जुड़ी है, आनंद मिश्रा जो पूर्व आईएएस हैं वो भी जुड़े हैं, कई रिटायर्ड आईएएस हैं वो भी जुड़े हैं। तो देखते हैं कि बिहार में क्या वो जमीन बनाते हैं। लेकिन हाँ, जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बच्चों का भविष्य, ये बात तो हर माँ को अपील करता है, हर मतदाता को अपील करता है कि वोट बेचने की वस्तु नहीं है। आप वोट को बेचिए मत, भावनात्मक तौर पर आप बांटिए नहीं, कोई जाति के नाम पर बांटेगा, कोई धर्म के नाम पर बांटेगा। आप मुद्दे पर रहिए और देखिए कि आपका भला कहाँ होने वाला है। तो इस तरह की बात अगर कर रहे हैं लोग, एक स्पेस तो बना ही रहे हैं ना, और विकल्प की स्थिति में, विकल्प की तलाश में बिहार के लोग को हैं। तो इसमें अब आरजेडी को घाटा हो जाए, इंडिया गठबंधन को घाटा हो जाए या इंडिया गठबंधन को घाटा हो जाए, ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन हाँ, मुद्दे की बात जब ये करना शुरू कर दिए हैं, जिस मुद्दे की बात तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में किया, 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, और एनडीए ने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार। फिर एक बार और सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव की पार्टी को, आरजेडी को, लालू प्रसाद नहीं थे उस समय। तो क्या ये मुद्दे की बात करके ये जो पार्टियां क्या कोई स्पेस बना पाएगी? हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मुद्दे को लेकर जनता कनेक्ट इनसे होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो या फिर तीसरा मोर्चा हो, तीनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि परिणाम क्या आएंगे ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।